हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमें इस क्लास से स्टार्ट करना है सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सीआरपीसी के सारे लेक्चर्स होंगे और इस क्लास में पर्टिकुलरली मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा सीआरपीसी के बारे में, बेसिक्स और कुछ बेसिक डिटेल्स शेयर करेंगे। साथ में हम सेक्शन 482 को भी देखेंगे, जो इनहेरेंट पावर्स की बात करता है कोर्ट की। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी पे। सीआरपीसी से स्टार्ट करते हैं, बैरक से स्टार्ट करते हैं हम। पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, सीआरपीसी एक्ट जो है ना, सबसे पहले कोई भी एक्ट पढ़े तो हमें ये हमेशा देखना चाहिए कि वो एक्ट फोर्स में कब आया था। तो सीआरपीसी फोर्स में आया था, आपको यहाँ बैरक में देखने को मिलेगा 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल 1974। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि प्रिलिमिनरी के क्वेश्चन होते हैं और प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत रेगुलरली देखने को मिलेंगे और ये आपको हर एक्ट के पता होने चाहिए। फिर आगे बात करते हैं लॉन्ग टाइटल की। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये तो हमें पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर से रिगार्डिंग है सीआरपीसी, है ना, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है अपने आप में, क्रिमिनल प्रोसीजर। तो क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब है कि एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ कह लो, एडजेक्टिव लॉ कह लो, कॉम्प्लीमेंट्री। सीआरपीसी को आप क्या कह सकते हो, ये एक प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल या एडजेक्टिव लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है किसको, जैसे सब्सटेंटिव लॉ आपका आईपीसी है, तो आईपीसी को कॉम्प्लीमेंट करता है सीआरपीसी। ठीक है ना। सपोज कल्पेबिलिटी तो 302 की है। सपोज किसी ने मर्डर किया, तो मर्डर हुआ, उस पर चार्जेस लग गए 302 के। बट अब उसको कैसे पनिश किया जाए, कैसे एविडेंस लिए जाए, कैसे ट्रायल होगा, उसके क्या राइट्स होंगे, क्या लाइबिलिटीज, वो सारी चीज आपको सीआरपीसी में देखने को मिलेगी। सारा प्रोसीजर आपको सीआरपीसी में देखने को मिलेगा, आईपीसी में नहीं देखने को मिलेगा। कैसे बेल होगी, किस तरीके से नोटिस दिए जाएंगे, किस तरीके से एविडेंसेस होंगे, क्या स्टेजेस होंगी। एविडेंसेस तो पर्टिकुलरली एविडेंस एक्ट कवर करता है, लेकिन किस स्टेज पर क्या होगा, कितने तरीके के ट्रायल्स होंगे, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, क्या होता है ये सब। ठीक है। समन केस क्या होता है, समरी केस क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको सीआरपीसी में देखने को मिलेगी। पुलिस की पावर्स क्या है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट की पावर क्या है, हाई कोर्ट की पावर क्या है, अपील क्या है, रिवीजन क्या है, ये सब आपको सब्सटेंटिव एक्ट में नहीं देखने को मिलेगा, सीआरपीसी में देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको सीआरपीसी में देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो स्टार्ट करें। एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। तो मैंने आपको बताया क्रिमिनल प्रोसीजर से रिगार्डिंग बात है, तो ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ, एडजेक्टिव लॉ है। ठीक है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि देखो, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट ये आने से पहले अगर हम इसकी बात करें तो इससे पहले भी कई एक्ट हुआ करते थे। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है, तो इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि हमने ये फर्स्ट टाइम एक्ट बनाया था, इससे पहले कोई प्रोसीजर नहीं हुआ करता था। तो इससे पहले भी प्रोसीजर हुआ करते थे। और प्रेसिडेंसी टाउन्स और प्रोविंसेस के, मतलब आपको पता होगा ब्रिटिशर्स का टाइम था, तो उस टाइम पे, इन शॉर्ट अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो ब्रिटिशर्स के अपने अलग रूल बना रखे थे उन्होंने, और इंडियंस के लिए अलग रूल बनाए हुए थे। इस तरीके से अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग एरिया में, अलग अलग प्रेसिडेंसीज में लॉज हुआ करते थे। तो बाद में क्या किया गया, उन सबको मिला के एक लॉ बना दिया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है। इससे पहले भी कई अमेंडमेंट्स हुए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आए, इससे पहले कई एक्ट आ चुके थे, जिनमें अमेंड होते 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 लास्ट में ये 1973 का अमेंडमेंट हुआ। और अभी भी बात चल रही है इसको फिर से अमेंड करने की। अब वो कब होता है पता नहीं, लेकिन बात चल रही है। ठीक है। तो इसलिए इसको कंसोलिडेट किया गया, इसको फ्रेश नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं था कि सेक्शन 1 से लेके 484 तक फ्रेश बनाया गया, फ्रेश नहीं बनाया गया। पहले से एक्ट थे उनको उठाकर इसको कंसोलिडेट कर दिया गया, मतलब 4-5 एक्ट को उठाकर जोड़कर एक बना दिया गया। ठीक है। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं आपको समझाऊं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी है क्या, सीआरपीसी है क्या, तो सीआरपीसी को देखने के लिए
आपको ये स्टेजेस समझनी पड़ेगी। हम इन स्टेजेस में बात करेंगे सीआरपीसी में। देखो, एक होती है प्री कॉग्निजेंस स्टेज, उसके बाद होती है पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। ठीक है, पहले होगी प्री कॉग्निजेंस, उसके बाद होगी पोस्ट कॉग्निजेंस, उसके बाद आता है ट्रायल, और उसके बाद होता है पोस्ट ट्रायल। ठीक है, तो प्री कॉग्निजेंस में आप देख सकते हो इन्वेस्टिगेशन होती है। प्री कॉग्निजेंस की अगर बात करें कॉग्निजेंस लेने से पहले, तो कॉग्निजेंस क्या होता है वो भी हम बात करेंगे। अभी आप इतना समझो, इन शॉर्ट में अगर बताऊं कॉग्निजेंस क्या होता है, तो सपोज किसी पे संज्ञान लिया गया, मजिस्ट्रेट ने किसी पे अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया, अपना दिमाग लगाया किसी मैटर पे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉग्निजेंस लेना। इन शॉर्ट में बता रहा हूं, आगे डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा। तो स्टेजेस बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको ये समझो कि सीआरपीसी चलता कैसे है, सीआरपीसी में हमें क्या क्या देखना है और क्या प्रोसीजर होता है सीआरपीसी का, उसकी स्टेजेस क्या होती है ना, कैसे प्रोसीड करेगा, कैसे आपको ट्रायल, अगर किसी का मर्डर ट्रायल है तो कैसे ट्रायल प्रोसीड करेगा। देखो, प्री कॉग्निजेंस स्टेज होती है पहले, उसके बाद पोस्ट कॉग्निजेंस होती है, फिर ट्रायल होता है, फिर पोस्ट ट्रायल होता है। प्री कॉग्निजेंस की बात करें, मजिस्ट्रेट के पास जाने से पहले की बात करें, तो वहां इन्वेस्टिगेशन होती है जो पुलिस करती है। कौन करता है? उस इन्वेस्टिगेशन को पुलिस करती है। ठीक है, उसके बाद बात करें इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के थ्रू होती है। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के थ्रू होती है, और ये पोस्ट कॉग्निजेंस होती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो अब इंक्वायरी होगी। फिर ट्रायल प्रोसीजर होता है और पोस्ट ट्रायल होता है। उसके बाद ट्रायल कंप्लीट हो जाने के बाद पोस्ट ट्रायल होता है। ट्रायल कंप्लीट हो गया, आपने एक्विट या कन्विट कर दिया, अब उसके बाद पार्टी क्या करेगी, या तो उसको एग्जीक्यूशन में जाएगी या फिर अपील में जाएगी। ठीक है ना, अपील में जाए या एग्जीक्यूशन में जाए, अपील में जाए या फिर एग्जीक्यूशन में जाए। तो ये स्टेजेस होती है सीआरपीसी की। इन्हीं स्टेजेस में आपको पूरा सीआरपीसी दिखेगा। पूरे सीआरपीसी की स्टेजेस यही है। अब इसी के अंदर होगा कॉग्निजेंस में इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैसे करेगी, कैसे नोटिस देगी, 160 का, 162 की क्या, 162 के क्या बार हैं। ठीक है, एफआईआर रजिस्टर होगी 155 में, 4 में, 154 में एफआईआर होगी, फिर एनसीआर होगी 155 में। ठीक है, पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन 156, 7, 8, 9, ये सारी चीजें आपको इस स्टेज में मिलेंगी। फिर उसके बाद पोस्ट कॉग्निजेंस में मजिस्ट्रेट की क्या पावर्स है, क्या क्या चीजें, आपको अरेस्ट वाला प्रोविजन भी यहाँ पर मिलेंगे, सेक्शन 41 और वो सारी चीजें। तो इन्हीं स्टेजेस के अंदर आपको पूरा सीआरपीसी देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रायल में आपको देखने को मिलेगा वारंट ट्रायल कैसे होता है, समन ट्रायल कैसे होता है, समरी ट्रायल कैसे होता है। ठीक है, सेशन ट्रायल कैसे होता है, उसके बाद अपील और रिवीजन, ये सब मैंने को बताइए क्या है, पोस्ट ट्रायल आ जाता है। तो इस पार्ट को आप, ये जो प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस है, इसको आप प्री ट्रायल भी बोल सकते हो, क्योंकि ट्रायल से पहले का पार्ट है ना। तो प्री कॉग्निजेंस और पोस्ट कॉग्निजेंस को आप क्या बोल सकते हो, प्री ट्रायल भी बोल सकते हो। तो ये स्टेजेस होती है सीआरपीसी की, इन्हीं स्टेजेस में वर्क करता है पूरा सीआरपीसी। ठीक है, स्टेजेस समझ गए आप। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एक चीज समझाता हूं आपको। ये देखो क्या होता है, आप अगर कोर्ट गए हो या नहीं गए हो, अगर कोई मर्डर होता है, सपोज इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में देखो, एक पार्टी है एक्स, और एक्स क्या करता है, वाई का मर्डर कर देता है। ये वाई है, इसका मर्डर कर देता है। ठीक है, एक्स वाई का मर्डर कर देता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोसीजर कैसे होता है। कोर्ट में अगर आप जाओगे, अगर गए हो तो आपको पता होगा, अगर नहीं गए हो तो मैं आपको बताता हूं कि केस जब फाइल होता है ना, केस का टाइटल जो होता है वो ऐसे होता है, स्टेट वर्सेस एक्स, स्टेट वर्सेस एक्स। यहां पर ऐसे नहीं लिखा होगा वाई के एलआर्स केस फाइल नहीं करते, वाई के एलआर्स के पास ये राइट नहीं होता। ठीक है, तो केस फाइल स्टेट ही करती है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट। तो स्टेट फाइल करती है एक्स, इसके वाई के बिहाफ पर केस, ये वाई है, वाई। तो वाई के बिहाफ पर, वाई के बिहाफ पर स्टेट केस फाइल करेगी मर्डर का एक्स के अगेंस्ट में। और यहां पर आप देखोगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी जो होता है, वो इस केस को फाइट करता है वाई की साइड से। ठीक है, और एक्स एक्यूज होता है, तो एक्यूज अपना लॉयर खुद हायर करता है, या 304 के प्रोविजन है, वो अलग बात है। बट मैं आपको बेसिक चीज समझा रहा हूं कि जब अगर
इस सिचुएशन में एक्स ने वाई का मर्डर किया, एक्स ने वाई का मर्डर किया, तो आप देखोगे कि जो टाइटल होता है ना केस का वो ऐसे होता है, स्टेट वर्सेस एक्स, इस तरीके से। अब इसका रीजन क्या होता है, ये स्टेट लिखने का रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है? देखो हमारी सोसाइटी है ना, सीआरपीसी क्या है कि सीआरपीसी भी बाउंड है किससे, सीआरपीसी पूरा किसके अकॉर्डिंग काम करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है। पता होगा आपको कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया में कोई भी लॉ, किसी भी लॉ की बात कर लो, आईपीसी की बात कर लो, सीआरपीसी की बात कर लो, सीपीसी की बात कर लो, एक्स वाई जेड किसी की भी बात कर लो, तो कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्प्यूट में नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन से उसको अवॉइड करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है ना, कोई भी लॉ हुआ उसमें, फॉर दैट मैटर। अब अगर कोई लॉ, कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से अवॉइड नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन को डेरोगेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में डिस्प्यूट में है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 आप उस प्रोविजन को स्ट्रक आउट कर सकते हो, मतलब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस प्रोविजन को क्या कर सकता है, स्ट्रक आउट कर सकता है। तो सिमिलरली हमारा पूरा सीआरपीसी क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करेगा, और सारे जो प्रोविजंस होंगे सीआरपीसी के सेक्शन 1 से लेकर 484 तक जितने भी प्रोविजंस होंगे वो सारे प्रोविजंस सीआरपीसी को, उसको कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, उसको फॉलो करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल एक आपको पता होगा, ऐसे तो बहुत सारे जैसे इक्विटी, जस्टिस, रीजनेबलनेस, गुड कंसाइंस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है। सिमिलरली एक प्रोविजन होता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। तो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमें दो इंटरेस्ट को बैलेंस करना पड़ता है, दो इंटरेस्ट हमें बैलेंस करने पड़ते हैं। वो दो इंटरेस्ट कौन से होते हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है पहला, और दूसरा होता है सोसाइटल इंटरेस्ट। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है मैंने आपको बताई कि हर एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में अबाइड करना पड़ता है, और कोई भी लॉ, सुप्रीम लॉ क्या है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन, और कोई भी लॉ उसके नीचे कोई भी लॉ है तो वो उसको डेरोगेट नहीं कर सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है, वन ऑफ द प्रिंसिपल है, क्योंकि इक्विटी, जस्टिस, रीजनेबलनेस, नॉन आर्बिट्रेरीनेस, ये सारे प्रिंसिपल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या समझाता है कि हमें दो इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना है। अकॉर्डिंगली सीआरपीसी उसी टर्म्स पे बना हुआ है, उसी टर्म्स पे सीआरपीसी बना हुआ है। हमें दो इंटरेस्ट को बैलेंस करना है। एक इंटरेस्ट हमें बताता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, है ना, इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसका क्या मतलब है, सपोज ये सोसाइटी है, सपोज ये सोसाइटी है पूरी, ठीक है, और इसमें ये इंडिविजुअल्स पर्सन है, मतलब भाई ये जनता है, पॉपुलेशन है, तो हर आदमी, सपोज ये पर्टिकुलर पर्सन है, ये एक ये है, एक ये है, एक ये है, इस तरीके से हर इंडिविजुअल पर्सन है। तो इस इंडिविजुअल पर्सन के कुछ अधिकार हैं, इसके भी कुछ अधिकार हैं, इसके भी कुछ अधिकार हैं, लेकिन इन टोटल एक कंप्लीट सोसाइटी बनती है, एक कंप्लीट सोसाइटी। सपोज ये इंडिया है, पूरा इंडिया है, ठीक है, तो इसमें हर आदमी के अपने राइट है, ठीक है ना। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, सपोज ये राजस्थान से है तो इसकी अपनी लैंग्वेज है, ये महाराष्ट्र से तो इसकी अपनी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज की मैं पर्टिकुलर बात करूं, या और भी कोई आप राइट सोच सकते हो, तो उनमें इनके पास अपने इंडिविजुअल राइट्स है, और कलेक्टिवली एक सोसाइटी का राइट है। भाई आपके पास राइट है, सपोज अगर क्रिमिनल की बात करें, तो सपोज आपके पास कार ड्राइव करने का राइट, कार ड्राइव करने का राइट इंडिविजुअल के पास है, बट क्या इसका ये मतलब है कि वो कार को कहीं भी घुसा दे, किसी के घर में घुसा दे, या सपोज कोई पार्टी चल रही है, उस पार्टी में जाके कार को घुसा दे और बोले मेरे पास कार ड्राइव करने का राइट है?
ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इंडिविजुअल का राइट और सोसाइटी का राइट, एक पूरी सोसाइटी का राइट, ये आपस में क्या होंगे, इनको बैलेंस करना पड़ेगा। इंडिविजुअल राइट को और सोसाइटी के राइट को बैलेंस करना पड़ेगा आपस में। तो ये सोसाइटी का राइट है, ये एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है और सोसाइटी का इंटरेस्ट है। अब क्रिमिनल मैटर्स में आप समझो कि ए ने मर्डर कर दिया, अगर ये सोसाइटी मैंने आपको बताई, सपोज इसमें ये ए है, ये है ए और ये है बी, ठीक है, ये ए है ये बी है। अब ए बी का मर्डर कर देता है, मर्डर कर देता है, ठीक है, ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या कहता है, ये पूरी सोसाइटी का इंटरेस्ट क्या कहता है कि ए को अरेस्ट किया जाए, ए को पकड़ा जाए, क्योंकि ए अगर सोसाइटी में घूमेगा तो ये फियर क्रिएट करेगा, फियर क्रिएट करेगा। दूसरी चीज, अगर उसने कुछ रॉन्ग किया है तो उसको पनिश करना चाहिए, उसको कन्विक्ट करना चाहिए, ये पूरी सोसाइटी बोलेगी ना भाई। पूरी सोसाइटी क्या बोलेगी कि ए को पनिश किया जाए, ए को कन्विक्ट किया जाए, ए को एटलीस्ट ट्राई किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए, ठीक है, अरेस्ट किया जाए। भाई एक तो सबूत, जो एविडेंसेस हैं मर्डर के, वो डेरोगेट ना हो, उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, अगर बात करें तो उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए। दूसरी चीज, अगर ऐसे मर्डर करके आदमी सोसाइटी में घूमेगा तो सोसाइटी में फियर क्रिएट होगा, सोसाइटी में लॉलेसनेस की सिचुएशन अराइज होगी कि भाई कोई लॉ नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पूरी सोसाइटी की तरफ से, पूरी सोसाइटी की तरफ से स्टेट, पूरी सोसाइटी की तरफ से स्टेट केस फाइल करती है, ठीक है। तो सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, अरेस्ट किया जाए, कन्विक्ट किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए, है ना। लेकिन दूसरी तरफ इस इंडिविजुअल का भी तो कोई राइट होगा। भैया ए ने मर्डर कर दिया, किस सिचुएशन में करा, क्या उसने प्राइवेट डिफेंस में किया, क्या उसने अपने आप को बचाते हुए किया, क्या उसके पास ये राइट था, या उसने किसी मजबूरी में किया, या उसने किसी दुश्मनी में किया, वो तो ट्रायल का मैटर होगा ना। लेकिन तब तक के लिए सर क्या होगा, क्या हम तब तक के लिए इसको 20 साल, अब जब मान लो 20 साल मैटर चलता है, चलते हैं कोर्ट में इतने लंबे मैटर, अगर 20 साल ट्रायल चलता है नीचे लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या 20 साल तक हम इसको अरेस्ट कर सकते हैं? और लास्ट में अगर पता चले कि इसने ये इनोसेंट पर्सन है, तो इस सिचुएशन में इसके पास अपने राइट है, बेल के राइट है, अरेस्ट के प्रोसीजर बताए हुए हैं कोर्ट ने, कैसे अरेस्ट होगा, किसको अरेस्ट करना है, कब अरेस्ट करना है, ये सारे राइट्स क्या, ये इंडिविजुअल्स के राइट है। तो ये दोनों राइट हुए, ये एक इंडिविजुअल का राइट हुआ और एक सोसाइटी का राइट हुआ। तो अब इनको बैलेंस करना होता है, इनको बैलेंस करना होता है कि सोसाइटी के राइट भी ऐसे ना हो कि इंडिविजुअल का राइट कर्टेल हो जाए, और इंडिविजुअल को भी इतनी लिबर्टी ना दी जाए, इतनी लिबर्टी ना दी जाए कि सोसाइटी के इंटरेस्ट को हैम्पर किया जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट होती है, इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाता है दोनों पार्टीज के, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, आप समझोगे कि स्टेट फाइल क्यों करती है केस को। तो ये रीजन है स्टेट के केस फाइल करने का, क्योंकि जो क्राइम होता है उसको बोला जाता है कि द क्राइम इज नॉट कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। वो क्राइम एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं हुआ, वो क्राइम हुआ पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट में, क्योंकि पूरी सोसाइटी जो है ना, पूरी सोसाइटी उससे डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो इसीलिए स्टेट फाइल करती है क्रिमिनल मैटर्स के मैटर में। आप देखोगे कि स्टेट वर्सेस आपको एक्यूज्ड का नाम मिलेगा, और स्टेट ही उसको फाइल करती है, स्टेट ही उसको फाइट करती है कोर्ट में। स्टेट की तरफ से पीपी होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वही अपीयर होता है, ठीक है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करते हैं, 482 की, 482 की बात करते हैं। अपने बैरक में आप निकालो 482, 482 आप अपने बैरक में निकालो, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो यहां पर है 482, रीड करते हैं इसको। नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट to make such order as may be necessary to give effect to any other order under this code
or to prevent the abuse of the process of the court or otherwise to secure the ends of justice। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। देखो इनहेरेंट का मतलब क्या होता है। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, जो आपको किसी ने दी नहीं है, आपके पास है क्योंकि आप जिंदा हो, है ना। जैसे आपके पास राइट टू लाइफ की बात करें तो राइट टू लाइफ आपको संविधान देता नहीं है, सिर्फ बताता है कि आपके पास राइट टू लाइफ है, समझे। दे नहीं रहा है राइट टू लाइफ आपको, ये नहीं कह रहा है कि हम आपको जिंदा रहने का अधिकार दे रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा है। ऐसा नहीं कह रहा है दैट स्टेट इज गिविंग यू द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ऐसा नहीं कह रहा है। ऐसा कह रहा है स्टेट शैल प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसका मतलब सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा है कि राइट टू लाइफ तो आपके अंदर इनहेरेंटली है, क्योंकि आप जिंदा हो इसलिए आपके पास राइट टू लाइफ है, ठीक है ना। क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, जिंदा हो, इसलिए आपके पास राइट टू लाइफ है। सिमिलरली आप देखोगे तो ये जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स, पहले फेडरल कोर्ट होता था जिसको हमने बाद में सुप्रीम कोर्ट बना दिया, तो ये जो हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हाई कोर्ट को बनाया या हम इंडिपेंडेंट होने के बाद हमने कोर्ट्स बनाया और पहले कोर्ट हुआ नहीं करते थे, पहले कोई कोर्ट ही नहीं हुआ करते थे, ऐसा तो नहीं था भाई। जब ये सारे एक्ट हमारे पास अगर हम देखें, सीआरपीसी देखे, एविडेंस एक्ट देखे, अगर आप देखोगे आईपीसी 1860 का एक्ट है, तो ये सारे एक्ट आपको मिलेंगे इंडिपेंडेंस से पहले के। तो एक्ट थे तो कोर्ट भी तो होंगे ना, कोर्ट भी होंगे ऑब्वियसली। तो कोर्ट्स पहले से ही वर्क करते हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कोर्ट्स को बनाया नहीं है, कोर्ट्स को सिर्फ एक्नॉलेज किया गया है। कोर्ट्स की पावर को सिर्फ एक्नॉलेज किया गया है कि हाँ आपके पास पावर है। इनहेरेंट पावर्स है, इनहेरेंट पावर्स मतलब क्योंकि वो कोर्ट है, क्योंकि वो कोर्ट है, न्याय करना है कोर्ट को, इसलिए उनके पास ऐसी पावर्स हैं इनहेरेंटली कि वो न्याय करने के लिए, जस्टिस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इनहेरेंट पावर, जो आपको किसी ने दी नहीं है, जो आपको किसी एक्ट से नहीं मिली है, किसी संविधान, किसी चीज से मिली नहीं आपको, वो आपके अंदर है क्योंकि आप हाई कोर्ट हो, ठीक है। इसको बोलते हैं इनहेरेंट पावर्स। इनहेरेंट पावर्स विच आर नॉट कन्फर्ड टू यू, जो आपको दी नहीं गई है। तो समथिंग विच इज नॉट क्रिएटेड रादर इट इज एन इनहेरेंट इन दैट पर्सन, वो क्रिएट नहीं करी गई है, वो आपके इनहेरेंट है, कन्फर्म नहीं करी गई है, ट्रांसफर नहीं करी गई है, आपको दी नहीं गई है। इनहेरेंट एग्जिस्ट पर से। आई होप आप समझोगे कि इनहेरेंट का मतलब क्या होता है। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है, जो जो एग्जिस्ट करती है पर से। पर से का मतलब होता है बाय द फैक्ट, पर से का मतलब होता है कि आप में वो चीजें हैं, पर से स्टार्टिंग से, ठीक है। क्योंकि आप हाई कोर्ट हो, आपके पास वो पावर्स है, आपको दी नहीं गई, कोई एक्ट आपको आपकी पावर नहीं बताता। हाँ, लेकिन जो एक्ट बना है, कोड बना है, सीआरपीसी बना है, देखो हर चीज तो पॉसिबल नहीं हो सकती कि हर चीज को आप कोड में लिख दो भाई। कई बार ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जो किसी ने सोची नहीं होती। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस कोर्ट में अराइज होती है, और इसलिए आप देखोगे कि 482 बहुत रेगुलरली यूज होता है, क्योंकि बहुत सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है जो ना तो आपको एक्ट में लिखी हुई मिलेगी, ना तो आपने वो सोची होंगी, ना वो आपको उस पर कोई जजमेंट मिलेगी, ठीक है। डेली बेसिस पे ऐसी सिचुएशन अराइज होती हैं जिनमें कोर्ट को अपनी इनहेरेंट पावर्स यूज करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशंस जब अराइज होती है, भाई ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई कि ना तो वो आपके सीआरपीसी में लिखा हुआ है कहीं, ना आईपीसी में लिखा हुआ है कहीं, कोई प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ, क्योंकि देखो मान लो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर हो गया जो अब 1973 का एक्ट, अगर आप एक्ट की बात करो तो 1973 का है, तो इसमें वो चीजें हो सकता है ना मिले आपको, जो क्राइम आज के टाइम पर हो रहे हैं। सपोज वो उस क्राइम से रिलेटेड कोई बात ना मिले, तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, क्या कोर्ट के पास, कोर्ट पावरलेस है, कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होगी, कोर्ट के पास कोई राइट नहीं होगा, कोर्ट जस्टिस कैसे करेंगे। तो 482 क्या बताता है कि 482 आपको इनहेरेंट पावर्स बताता है कि इनहेरेंट पावर्स है कोर्ट के पास, जो कोर्ट के पास इसलिए है क्योंकि कोर्ट पर से हाई कोर्ट है, और कोर्ट हमारे संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही कोर्ट है ना। तो कोर्ट
का मतलब ही जस्टिस हुआ। अगर जस्टिस के पास पावर्स नहीं होंगे तो कैसे हाई कोर्ट होगा, कैसे कोर्ट होगा, कैसे आप कहोगे कि वो जस्टिस कर सकते हैं अगर उनके पास पावर नहीं होगी। और मैंने आपको बताया कि सिचुएशंस ऐसी अराइज हो जाती हैं जहां पर आप देखोगे कि वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी एक्ट में नहीं मिलेगा लिखा हुआ। तो उन सिचुएशंस में हाई कोर्ट को अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करना पड़ता है। इनहेरेंट पावर्स किसके पास होती है? हाई कोर्ट के पास, है ना। यहां पर आप देखोगे क्या लिखा है, हमने इनहेरेंट पावर समझा। इनहेरेंट मतलब क्या होता है? जो आप में इनहेरिट करती है बाय द फैक्ट कि आप हाई कोर्ट हो, बाय द फैक्ट कि आप कोर्ट हो, ठीक है ना। ये यहां पर आप देखोगे 482 आपको इनहेरेंट पावर्स दे नहीं रहा है, सिर्फ बता रहा है कि आपके पास इनहेरेंट पावर्स है और उसकी लिमिटेशन बता रहा है एक तरीके से। तो क्या कहता है, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट। ये क्या कह रहा है कि इस कोड में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो लिमिट करे या अफेक्ट करे किसको? इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, इस कोड में कुछ भी हाई कोर्ट की पावर्स को, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को लिमिट नहीं करेगा, अफेक्ट नहीं करेगा। क्या करने के लिए नहीं करेगा? तो ये तीन चीजें बताता है, तीन चीजें बताता है कि नेसेसरी, ऐसे कोई भी चीज जो नेसेसरी हो कोई ऑर्डर देने के लिए, गिव इफेक्ट टू कोई, गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर। सेकंड थिंग क्या है, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में, पहले आप ये तीन चीजें समझो। प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस, और तीसरी है सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ये आपको देखने को मिलेगी, यहां लिखा हुआ देखो, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड और टू प्रिवेंट, पहला तो ये हो गया ना, टू मेक सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, ये तो हो गया पहला। दूसरा ये है टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, और तीसरा क्या है, अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो तीन चीज आपको देखने को मिलेगी। आप इसको फिर से पॉज करके वीडियो को, इस सेक्शन को आराम से पढ़ो, आपको ये तीन चीजें मिलेंगी। ये एक्ट ये कहता है, इस सेक्शन ये कहता है कि नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट, शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। पहली बात तो ये समझो कि इस कोड में ये क्या बात करता है, नथिंग इन दिस कोड, इस कोड में कुछ भी हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को लिमिट नहीं करेगा, हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को लिमिट नहीं करेगा। टू मेक सच ऑर्डर्स, किस लिए, कब लिमिट नहीं करेगा? टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर। अगर हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और वो फॉलो नहीं हो रहा, और सपोज इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा आगे, ठीक है, और टू प्रिवेंट एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट के लिए, और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो ये तीन चीजें हमने देखी, तीन चीजें बात करती है, नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर, और प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस, और सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। इन तीन चीजों के लिए हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज कर सकता है और कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है, कुछ भी ऑर्डर पास कर सकता है। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा कि हाई कोर्ट ओवर एक्साइटेड होकर कोई ऐसा काम नहीं करेगा। सपोज अगर कोई चीज प्रॉपरली मेंशन्ड है सीआरपीसी में, फिर तो हाईकोर्ट उसी को फॉलो करेगा। ऑल्दो हाईकोर्ट बाउंड नहीं हुआ, आप ये नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट बाउंड है किसी भी प्रोविजन से सीआरपीसी के, लेकिन अगर कोई चीज लिखी हुई है ऑलरेडी सीआरपीसी में या किसी भी एक्ट में, तो हाईकोर्ट उसको फॉलो करेगा और हाईकोर्ट उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। बिकॉज हाईकोर्ट कैन नॉट गो अगेंस्ट द एक्ट, है ना, लेजिस्लेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि लेजिस्लेचर ने अगर कोई चीजें बनाई है तो हाईकोर्ट विल अननेसेसरी नॉट गो इन कंफ्लिक्ट विद लेजिस्लेचर। हाईकोर्ट के पास पावर्स है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट करे किसी चीज से, ठीक है, जब तक वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंफ्लिक्ट में ना हो। तो हाईकोर्ट इन तीन सिचुएशंस में, तीन सिचुएशन है जब हाईकोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स को यूज करेगा, ये कहता है 482। अभी तीन सिचुएशंस क्या है कि नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द ऑर्डर, ये समझो पहले, ये बताता हूं मैं आपको पहले इसका मतलब क्या है। इसको मैं आपको एक केस से समझाता हूं, और ये केस आपके बहुत काम भी आएगा आगे, ठीक है, ये केस आपके बहुत काम भी आएगा आगे, आपको इस केस से और चीजें इजीली समझ आएगी। आप इस केस को लिख लो,
सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2007 सुप्रीम कोर्ट का केस है और टू जज बेंच है, टू जज बेंच है, ठीक है। देखो होता क्या था पहले, पहले क्या होता था कि सपोज आपके साथ कोई क्राइम होता है, आपके साथ कोई क्राइम होता है, आप पुलिस स्टेशन में जाते हो रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स आपकी रिपोर्ट लिखते नहीं है। तो मैं आपको अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको अगर समझ नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, ये प्रोविजंस पे आपको ज्यादा ज्यादा आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, प्रोविजंस आपको इजीली आ जाएंगे बाद में। देखो होता क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लो आपके साथ कोई क्राइम हुआ, आपके पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट नहीं लिखी, आप थाने में गए, आपने रिपोर्ट दी, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, एफआईआर नहीं दर्ज हुई, तो आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं, आपके पास क्या ऑप्शंस होते हैं कि आप या तो सुपीरियर ऑफिसर को कंप्लेन कर दो, या तो आप सुपीरियर ऑफिसर को उसकी कंप्लेन कर दो, या 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, या 200 की कंप्लेंट लेके मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, या लास्ट ऑप्शन 482 होता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब 156(3) की बात करते हैं, 156(3) की बात करते हैं। कई बार क्या होता है, मान लो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया इन्वेस्टिगेशन करने का, तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया इन्वेस्टिगेशन करने का, तो एफआईआर रजिस्टर हो गई, सपोज एफआईआर रजिस्टर हो गई मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे। अब अगर एफआईआर करके इसके ऊपर कोई आगे इन्वेस्टिगेशन ना हो, जो आईओ है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो इस एफआईआर के ऊपर कोई एक्शन ना ले, एफआईआर कर ली, भाई मेरे को डायरेक्शन, सपोज मैं आईओ, मेरे को डायरेक्शन था एफआईआर करने का, मैंने एफआईआर कर ली और अब मैं उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, एफआईआर करके रख दी, कुछ नहीं हो रहा उसके ऊपर। तो पहले पहले की क्या सिचुएशन थी कि कोई प्रोविजन नहीं था सीआरपीसी में इस इशू से रिगार्डिंग, कि अब क्या होगा अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है कि भाई एफआईआर हो गई और इन्वेस्टिगेशन उसमें प्रॉपरली हो नहीं रही, जो आईओ है वो उसमें इन्वेस्टिगेशन कर नहीं रहा है, तो मजिस्ट्रेट के पास तो इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है कि मजिस्ट्रेट तो खुद तो जाएगा नहीं इन्वेस्टिगेशन करने, है ना। मजिस्ट्रेट ये तो कहेगा नहीं कि भाई आज तो फाइलें बंद करो, आज तो मैं इस मर्डर मैटर में जाके इन्वेस्टिगेशन करके आऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या मजिस्ट्रेट को लगता है कि यार ये तो काफी इंटरेस्टिंग मैटर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन तो मैं खुद करूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और आईओ कर नहीं रहा इन्वेस्टिगेशन, और सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है, सीआरपीसी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। तो मैं आपको बताता हूं, इन दिस केस द बेसिक इशू बिफोर द कोर्ट वाज व्हेन द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) कैन ही ऑल्सो ऑर्डर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। इशू ये था कि भाई कोई और तो प्रोविजन था नहीं, एक ही प्रोविजन था 156(3) में, जहां पर मजिस्ट्रेट के पास पावर थी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की। तो क्या इस मजिस्ट्रेट यहां पर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर में, इस 156(3) के ऑर्डर में, क्या मजिस्ट्रेट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन को भी ऑर्डर कर सकता है? क्या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की भी ऑर्डर कर सकता है इसमें 156(3) में? तो इस केस में हेल्ड होता है, इस केस में हेल्ड होता है सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि यस यस इसको बोलेंगे इंसिडेंटल पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। ही कैन पास एन ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, then subsequent to that if proper investigation is not done he also has the incidental power to order a proper investigation। अगर एक ऑर्डर उसने पहले कर दिया, ये ऑर्डर वो पहले कर चुका है ना 156(3) वाला एफआईआर करने के लिए, और एफआईआर रजिस्टर हो गई, अब एफआईआर के बाद आईओ कोई एक्शन ले नहीं रहा, तो यहां पर मजिस्ट्रेट दोबारा से एक ऑर्डर कर सकता है, मजिस्ट्रेट दोबारा से यहां पर एक ऑर्डर कर सकता है आईओ को 156(3) का। किस चीज का ऑर्डर कर सकता है? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का, इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर तरीके से करो। इवन दो कोर्ट ने यह भी कहा इस मैटर में कि मजिस्ट्रेट, द कोर्ट वेंट ऑन टू आल्सो होल्ड दैट मजिस्ट्रेट हैव पावर टू इवन मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। मजिस्ट्रेट के पास
इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने की भी पावर है कि वो उस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करे कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही। अब इस मॉनिटर का मतलब ये नहीं है कि वो जाके रोज देखेगा, फाइल को देखेगा या उसको बिल्कुल सुपरवाइज करेगा और बताएगा कि कैसे करना है, ऐसे नहीं होगा। मॉनिटर मतलब ये होगा सिर्फ कि वो उस पर एक आई रखेगा, उस पर नजर रखेगा कि हाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करना प्रेरोगेटिव किसका है? आईओ का। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस ऑफिसर्स का मैटर होता है जिसमें मजिस्ट्रेट अपना कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा मैटर होगा जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रही है प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक डायरेक्शन दी जा सकती है। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या एग्जांपल बताया, किसका बताया? ये मैंने आपको इसका बताया, नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर। मतलब एक ऑर्डर आपने दे दिया 156(3) का, 156(3) का आपने ऑर्डर दे दिया कि भाई एफआईआर करो, और एफआईआर करने के बाद अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, अगर उस पर एफआईआर करने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो क्या होगा? तो आपके पास ये ऑर्डर है। अब इसको ध्यान से आप समझो, नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर। आपका एक ऑर्डर था 156(3) का, उसको इफेक्ट देने के लिए आप दूसरा ऑर्डर कर सकते हो। ये ऑर्डर कहां पर दिया था? इस कोर्ट में, इस केस में ये जो राइट दिया गया, ये कैसे दिया गया? ये राइट 482 के अंडर में दिया गया, क्योंकि भाई हाई कोर्ट्स के पास पावर इनहेरेंट कोर्ट की, इनहेरेंट कोर्ट्स है ना, तो उनके पास इनहेरेंट पावर्स है। तो इशू ये अराइज हुआ कि क्या लोअर कोर्ट्स के पास भी इनहेरेंट पावर्स है? लोअर कोर्ट्स के पास भी इनहेरेंट पावर्स है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनहेरेंट पावर्स तो नहीं है लोअर कोर्ट्स के पास। भाई मजिस्ट्रेट कोर्ट या नीचे आप बात करो सेशन कोर्ट, तो उनके पास इनहेरेंट पावर्स नहीं, क्योंकि देखो लिखा क्या हुआ है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, क्योंकि यहां पर आपका क्रिमिनल मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं, आदमी की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मैटर होता है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनहेरेंट पावर्स तो नहीं होंगी आपके पास, लेकिन आपके पास होगी एंसिलरी पावर, इंसिडेंटल पावर्स। मतलब आप अपने ऑर्डर को, जो आपने एक ऑर्डर दिया पहले, एफआईआर का ऑर्डर दिया, उसको फुलफिल कराने के लिए आप दूसरा ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है ना, उसको फोर्स कराने के लिए, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आप अपना दूसरा ऑर्डर दे सकते हो। और वो ऑर्डर क्या होगा? वो इनहेरेंट नहीं होगा, आपके पास इनहेरेंट पावर्स नहीं होगी मजिस्ट्रेट के पास या सेशन के पास। अगर मैं आपको यहां पर समझाऊं, तो हायरार्की आपको पता होगी कैसे होती है। हायरार्की अगर मैं आपको बताऊं, इन शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो नीचे लेवल पे एमएम होता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सेशन जज होते हैं, बीच में सीजीएम वीजीएम भी होते हैं, लेकिन सेम ही होती है उनकी पावर एमएम की। तो ये एक हायरार्की होती है कि हाई कोर्ट ऊपर होते हैं। तो हाई कोर्ट के पास होती है 482 की पावर, डीजे और एमएम के पास नहीं होती। इनके पास क्या होती है? इंसिडेंटल पावर होती है। इंसिडेंटल बोल लो या एंसिलरी बोल लो, ठीक है। तो डीजे और एमएम के पास जो है क्या होती है? इंसिडेंटल या एंसिलरी पावर। और ये जो 482 की पावर्स हैं, ये हाई कोर्ट के पास ही होती है। कुछ भी करने की पावर हाई कोर्ट के पास होती है, और डीजे और एमएम के पास इंसिडेंटल पावर्स होती है। ये किस केस में हेल्ड हुआ था? ये इस केस में हेल्ड हुआ था, सकीरी वासु के केस में। सकीरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, कि भाई आपका अगर 156(3) का ऑर्डर आपने दिया, तो अगर उसमें आईओ कुछ नहीं कर रहा, तो आपके पास पावर है कि आप उस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का दोबारा ऑर्डर दे सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो। ठीक है, तो ये पावर किसकी है? 482 की। नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर, अपने किसी भी ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए आप दूसरा ऑर्डर दे सकते हो। अगर कोई प्रोविजन सीआरपीसी में अवेलेबल नहीं है, तो अब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से रिगार्डिंग तो सीआरपीसी में कोई प्रोविजन था नहीं, ठीक है ना। तो एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जिसमें कोई लॉ नहीं है, तो वहां पर कोर्ट ने अपनी 482 की पावर्स को यूज किया और ये डायरेक्शन दी कि मजिस्ट्रेट एंसिलरी पावर्स का यूज करते हुए 156(3) के अंडर में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सिमिलरली प्रिवेंट एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, इसकी अगर बात करें, प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द प्रोसेस, तो प्रोसेस क्या होता है कि एक मैटर, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं,
एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको दूसरे वाले का। पहला हमने समझ लिया, दूसरे की बात कर रहा हूं। प्रोसेस ऑफ द कोर्ट की अगर बात करें तो एग्जाम्पल है कि ए ने एक क्राइम करा किसी प्लेस पर, सपोज XYZ, या दिल्ली में क्राइम करा, ठीक है। और नॉर्मली सपोज आगे समझो कि सपोज ये पंजाब में चला गया, पंजाब में भाग गया, और इसने क्या करा, फिर बाद में यूपी में पकड़ा गया। दिल्ली में इसने क्राइम करा था, तो क्या होता है कि तीनों जगह पर इसके अगेंस्ट में केस फाइल हो जाते हैं। दिल्ली में भी केस फाइल हो जाता है, यूपी में भी केस फाइल हो जाता है, पंजाब में भी केस फाइल हो जाता है। तो देखो प्रोसेस क्या कहता है कि केस फाइल होना चाहिए, प्रोसिक्यूट होना चाहिए, ये प्रोसेस कहता है। बट क्या ऐसे होना चाहिए कि हर जगह केस फाइल हो जाए? बट क्या ऐसे होना चाहिए कि हर जगह, देखो सोसाइटल इंटरेस्ट तो आपने एक जगह केस फाइल कर कर प्रोटेक्ट कर लिया, अब क्या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे? क्या वो इंडिविजुअल दिल्ली भी जा रहा है, यूपी भी जा रहा है, पंजाब भी जा रहा है, एक ही मैटर से रिगार्डिंग, एक ही मैटर से रिगार्डिंग? तो ये क्या, ये तो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो गया ना, अब्यूज हो गया तो प्रोसेस ऑफ कोर्ट में। तो इसके रिगार्डिंग आप 482 की एप्लीकेशन लगा सकते हो कोर्ट में, और कोर्ट क्या करेगा, इन तीनों में से किसी एक जगह पर उस सारे मैटर्स को क्या करेगा, देखो अगर ये बिल्कुल फेक फॉल्स केस होंगे तो इनको क्वेश्चन भी किया जा सकता है, इनको कोर्ट कैंसिल भी कर देगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ठीक है, प्राइमा फेसाई कोई केस बनता है, तो कोर्ट उनको क्लब कर कर एक जगह भेज सकता है कि मान लो सारे तीनों मैटर्स दिल्ली में हियर करे जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी आदमी के ऊपर फॉल्स केस हो जाता है और उसके पास ये सारी, उसके पास अपने डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस है और वो ये दिखा सकता है कि हाँ ये फॉल्स केस है, तो उस केस में भी आप 482 में जा सकते हो और बता सकते हो कोर्ट को कि दिस इज अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट के प्रोसेस का अब्यूज है। तो उस केस में भी एफआईआर को क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर आपने सुना होगा, क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर, तो वो भी यही है कि अगर आपके ऊपर, अगर ए है सपोज, इसके ऊपर कोई फॉल्स केस किया गया, बी ने कोई फॉल्स केस किया गया इसके ऊपर, है ना, और ए के पास अपने डॉक्यूमेंट है। अब मान लो मेरे को कोई कहे कि आज के टाइम मैंने कहीं पर रॉबरी करी है और मेरे पास एविडेंसेस है कि इस टाइम पर तो मैं यहां पर अवेलेबल था, तो मैं उस एविडेंस को ले जा सकता हूं कोर्ट में, दिखा सकता हूं 482 में, दैट माय लॉर्ड आई वॉज प्रेजेंट एट दैट प्लेस एट द टाइम व्हेन द इंसिडेंट अकर्ड, एट द टाइम व्हेन द क्राइम वाज अकर्ड, जिस टाइम पर ये क्राइम हुआ उस टाइम पर मैं तो यहां पर अवेलेबल था। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश कर देगा, कोर्ट उस एफआईआर को क्वैश कर देगा, खत्म कर देगा, मतलब रद्द कर देगा उस एफआईआर को, ठीक है ना, वो केस चलेगा ही नहीं, एफआईआर ही खत्म हो जाएगी। तो ये भी क्या, ये भी एक प्रोसेस ऑफ द कोर्ट है ना, अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट। आपके पास पावर्स हैं, आपके पास सपोज आईपीसी है, तो ये मतलब थोड़ी कि आप किसी के ऊपर भी गलत एलिगेशन लगाओगे, है ना। तो सोसाइटल राइट और इंडिविजुअल राइट, इसीलिए मैंने आपको समझाया कि सोसाइटल राइट और इंडिविजुअल राइट अगर आप समझते हो तो आपको एक लॉ की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। फिर सिक्योर ऑफ एंड्स ऑफ जस्टिस, सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है कि अगर कोई भी सिचुएशन कभी भी ऐसी अराइज हो जाए जहां पर कोर्ट को ये लगे कि नहीं, यहां पर तो इनहेरेंट पावर यूज करनी पड़ेगी, यहां पर कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं है और जस्टिस करना है, सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, तो उस सिचुएशन में भी हाई कोर्ट अपनी 482 की पावर्स को यूज कर सकता है और सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के लिए कोई भी चीज अलाउ कर सकता है। और जस्टिस का यहां पर वही मतलब होगा, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, जस्टिस का मतलब होगा बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको समझ आई होंगी, ठीक है। और इससे रिगार्डिंग एक दो चीज और है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर करूंगा। आई थिंक आज के लिए आप इतनी चीजें समझ गए होंगे तो वो भी वेल एंड गुड है। इनहेरेंट पावर्स मैंने आपको समझाई, एक दो केसेस और इसके ऊपर हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सकीरी वासु का जो मैंने आपको केस बताया काफी इंपॉर्टेंट केस है, अगर आप इसको पूरा पढ़ सकते हो आपको इजीली नेट पे मिल जाएगा। अगर आप पूरा पढ़ सकते हो तो भी आपको इनहेरेंट पावर्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं।